मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में मैं आप सबसे रोड मैप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रोड मैप यानी कि आपकी तैयारी का एक प्लान, एक एक्शन प्लान। सामान्यतया यदि हम सैद्धांतिक रूप से दोस्तों बात करें तो जो रास्ता जितना कठिन होता है, या यूं कह लीजिए कि जो कंपटीशन जितना संघर्ष वाला होता है, उसके लिए हमें प्री प्लान करने की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम सोचें कि हैपजर्ड तरीके से हम प्रिपरेशन कर लेंगे, यानी कि जब जो कुछ भी रुचा, जो कुछ भी मिला, प्रिपरेशन कर ली तो बात बन जाएगी, दोस्तों बात नहीं बनती है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, मान करके चलिए कि आपके दिमाग में उतनी अधिक स्पष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। तो यहां ये तो स्थितियां नहीं होती हैं कि आप दूसरे की कमजोरी को पकड़ सकें, क्योंकि जब आप कुश्ती लड़ रहे हैं या कोई मैच खेल रहे हैं, तब तो आप सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठा करके जीत सकते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तो आप अलग थलग बैठ करके अपने आंसर लिख रहे हैं, दूसरा अलग थलग बैठ करके वो अपने आंसर लिख रहा है। ना आप उसको जानते हैं, ना वो आपको जानता है। इंटरव्यू भी दे करके आते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं और चले आते हैं, बात खत्म हो गई। यानी कि यहाँ सारा दारोमदार जो होता है वो आपके अपने परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, दूसरे के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता। तो यह इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि आप कहीं भी दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप करेंगे क्या? तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय बच जाता है, और वो ये कि हम अपनी तैयारी का बहुत ही ठोस और बहुत ही स्पष्ट रोड मैप तैयार करके चले। रोड मैप बनाएं, और रोड मैप बनाने के बाद फिर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। बात केवल बनाने से नहीं बनती है। मुझे ज्यादातर जो विद्यार्थी मिलते हैं उसमें ऐसे होते हैं जो रोड मैप ही नहीं बनाते, हैपजर्ड तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 2 साल में तैयारी करेंगे, 1 साल में तैयारी करेंगे, लेकिन आप उनसे पूछिए कि भाई ठीक है, आप 2 साल में तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं, आप 1 साल में तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लान तो बताइए कि आप 2 साल में या 1 साल में किस पैटर्न पर तैयारी करेंगे। तो उनके पास कोई पैटर्न नहीं होता। उनको लगता है कि बस तैयारी हम कर लेंगे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए प्रिपरेशन करने का। दोस्तों, इसका संबंध केवल इस बात से नहीं है कि इससे आपकी ठोस तरीके से तैयारी हो जाएगी, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी हो जाएगी, व्यवस्थित तरीके से तैयारी हो जाएगी, वह तो हो ही जाएगी। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष से है। मैंने इस पर प्रयोग किए हैं और पाया है कि जब आप एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके दिमाग की जो संरचना है वह भी लगभग लगभग उसी पैटर्न पर बनती चली जाती है, ढलती चली जाती है। और एग्जामिनेशन हॉल में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक अलमारी है और उस अलमारी में आपने अपनी सारी चीजें बड़े करीने से लगा रखी हैं, सोच सोच कर, समझ समझ कर चीजें लगा रखी हैं। तो जरूरत पड़ने पर उसमें से कोई भी चीज आप तुरंत निकाल लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने करीने से लगा रखी हैं चीजें। आपको मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। ऐसा नहीं किया था आपने कि हाथ में आए और अलमारी में ठूंस दिया, फिर कोई चीज हाथ में आई और फिर कोई अलमारी में ठूंस दिया। जब जरूरत होगी यार तब ढूंढ लेंगे, मिल तो जाएगी, है तो अलमारी में ही ना। आपने ऐसा नहीं किया। एक एक चीज आपने बहुत सोच समझ करके रखी, हर चीज का एक स्थान निर्धारित किया और उसे वहां रखा। दोस्तों, जब आप रोड मैप बना करके तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग की भी स्थिति इस व्यवस्थित अलमारी की तरह ही होती है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो या मेंस हो, वहां समय का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको किस तरीके से समय के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक एक मिनट वहां आपके लिए मायने रखता है। वहां आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप प्रश्न पढ़ें और फिर आराम से उस पर सोचें और फिर आराम से लिखें। वहां तो गोली की तरह होता है कि गोली चली और बस बात खत्म। प्रश्न आपने पढ़ा, उत्तर फटाफट आपके दिमाग में सूझ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, आप लिख रहे हैं। एक प्रश्न फिनिश किया आपने, इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न। इस तरीके से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको 20 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं मेंस में, और प्री में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो सोच करके देखिए कि आपके दिमाग की गति कितनी तेज होनी चाहिए।
और अगर जिस दिमाग के गति के इतने तेज होने की अपेक्षा है वही हैपेजर्ड तरीके से है, वही अव्यवस्थित तरीके से है, उसी के पास अपना कोई सिस्टम नहीं है, तो आप सोच करके देखिए कि वो समय के इस संघर्ष में कैसे विजयी हो पाएगा, इसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। लेकिन हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाते। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है कि आप तो इस बात को जरूर समझेंगे। इस विषय पर इससे पहले मैंने भी कभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं की थी दोस्तों, लेकिन अभी एक ऐसा अवसर है जब हम एक एक इशू को लेकर के एक एक एपिसोड में बातें कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी मुझे बात करनी चाहिए। शायद सुनने के बाद आप इसे बेकार की बात करार दें या यूं कहें कि अरे इसमें रखा क्या है, हमको तो मालूम ही था। आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूं इसमें नई शायद ही कोई चीज़ हो, लेकिन सवाल यह है कि आप उनमें से कितनों से कन्विंस होते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि आप मेरी इस बात से कम कन्विंस हो कि आपके पास अपनी प्रिपरेशन का एक रोड मैप होना चाहिए। दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं कि रोड मैप होना चाहिए, तो रोड मैप से मेरा मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा स्पष्ट मुझे करना ही चाहिए। पहली बात जो है फ्रेंड्स, कि आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आप इसे कब तक पूरा करेंगे, और बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर। मैं इसके लिए अपनी तरफ से कोई टाइम देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि आप सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं और आप सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है तो उसे बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके लिए लगभग सारे विषय ही नए होते हैं। यहां तक मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग के 85% स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो भी उनके लिए नया है, तो स्वाभाविक है कि उनको ज्यादा वक्त की जरूरत होगी। लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, तो स्वाभाविक है कि उसे कम समय की जरूरत होगी। हो सकता है कि जो 4 बड़े मुख्य सब्जेक्ट होते हैं उनमें से 2-3 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ही उसने पढ़ रखे हो। यह भी हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन से ही कर रखा हो और पता लगा कि इसी में से किसी एक सब्जेक्ट को उसने ऑप्शनल के रूप में ले रखा हो। तो आप देखिए कि सिचुएशंस बिल्कुल बदल जाएंगी, एकदम डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये कह देना कि नहीं इसके लिए साल भर देना चाहिए, 1.5 साल देना चाहिए, 2 साल देना चाहिए, मुझे लगता है कि बेमानी होगी, सही नहीं होगा। और फिर हर की अपनी परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई सर्विस में रह करके तैयारी कर रहा है, कोई फुल फ्लेज्ड तरीके से केवल इसी में लगा हुआ है, मतलब 50 तरह की चीजें होती हैं। तो आपको देखना है बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर कि आप किस तरह का रोड मैप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो रोड मैप आपका होना चाहिए वो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का होना चाहिए, जिसे आप निभा सकें। तो जब मैं रोड मैप की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को कब तक पूरा कर पाएंगे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। और जब मैं कह रहा हूं कि सिलेबस को कब तक पूरा कर पाएंगे, तो प्लीज नोट इट डाउन। मेरा मतलब केवल रीडिंग से नहीं है। मेरे पास बहुत से मेल्स आते हैं जिनमें ये प्रश्न पूछा जाता है, जिन्हें पढ़ करके मैं चौंक जाता हूं और अफसोस भी करता हूं कि सर एनसीईआरटी की कितनी रीडिंग करनी चाहिए, कि सर इस किताब को कितनी बार पढ़ना चाहिए। भैया, मेरे कितनी बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मतलब समझने से है कि उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके कितनी बार में समझ में आता है। अगर 1 बार में समझ में आ गया तो 1 बार बहुत है, और अगर 10 बार में भी समझ में नहीं आ रहा है तब भी वो कम है। बात रीडिंग की नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग की है कि आपको कितनी बार पढ़ने से समझ में कोई विषय आता है। याद रखिए, अगर आप रीडिंग करते रहेंगे तो पहले ही राउंड में आप बाहर हो जाएंगे। आपको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी आपको सफल नहीं कर सकता, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं सिलेबस कब तक पूरा कर पाऊंगा, तो उसका मतलब ही है कि मैं कब तक पूरे सिलेबस पर अपनी कमांड बना पाऊंगा। जब आप एक लंबा समय तैयार कर लेते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो अब आप उसको टुकड़ों में बांटिए कि अगर मैं 1.5 साल में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा तो मुझे किसको कितना समय देना चाहिए। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी विषयों को समान समय देना है, कि सबको 2-2 महीने देने हैं, नहीं। उसको भी बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर देखिए कि कौन सा विषय आपके लिए सरल पड़ता है, उसे कम दीजिए। कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जो आप पहले से ही जानते हैं, उन्हें और कम समय दीजिए। कुछ विषय आपके लिए बिल्कुल नए हैं और ज्यादा चैलेंजिंग है, आप उन्हें ज्यादा समय दीजिए। इस तरह से आपका रोड मैप तैयार होना चाहिए, बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर। जब आप निर्धारित कर लेते हैं कि नहीं, मुझे 2 महीने में इकोनॉमिक्स तैयार कर लेना है, तब फिर अब आपको और भी उसके माइनर लेवल पर चले जाइए
और भी ज़्यादा मैक्रो लेवल पर चले जाइए कि इकोनॉमिक्स को मुझे एक दिन में कितने घंटे देने हैं। तो जब आप इतने माइक्रो लेवल पर आकर के तैयारी करेंगे, तब आप सही मायने में एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कहते हैं जिसे, वो कर रहे होंगे। और यही सिस्टमेटिक जो स्वरूप है वो आपके दिमाग में रचता बसता चला जाएगा और यही कमाल करेगा आगे जाकर के, यही ही कमाल करेगा। दूसरा कोई रास्ता दोस्तों हमारे पास नहीं होता है अपने दिमाग को एक सिस्टमेटिक स्वरूप देने में। इस प्रकार से जब आपका रोड मैप तैयार हो जाता है तो फिर आप कुछ समय पहले ही ये प्लान कर लीजिए, या कह लीजिए कि रोड मैप बनाते समय ही आपके दिमाग में ये प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे किस ईयर के एग्जामिनेशन में बैठना है, किस साल की परीक्षा में मुझे अपीयर होना है। आप करके देखिए, आप पाएंगे कि आपकी अपनी प्रिपरेशन पर किस तरीके से आपकी पकड़ बनती चली जा रही है। और यहां तक इससे भी बड़ी बात यह कि अपने दिमाग पर आपकी पकड़ बनती चली जा रही है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मेरी ये बात आपको हल्की फुल्की सी लग रही होगी, शायद अब व्यवहारिक सी भी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी बात है। खासकर कंपटीशन जिस लेवल का है उसको देखते हुए तो यह अनिवार्य ही है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।